जय सेवा। जय सेवा। मैं अवचितराव सयाम, वर्धा, महाराष्ट्र। साथियों, आज फेसबुक पर गोंडवाना दर्शन इस श्रृंखला में मैं अवचितराव सयाम, वर्धा से आप सभी के साथ रूबरू होने जा रहा हूं। मेरे चाहने वाले, मेरे सुनने वाले और इस ग्रुप पर जो भी साथी है, उन सभी सगा साथियों को मेरा सप्रेम जय सेवा, जय गोंडवाना। साथियों, सर्वप्रथम मैं पेनवासी सुमेर सिंह जी ताराम सर, जो हमारे प्रेरणा स्थान है, हमारे मार्गदर्शक है, हमारे गुरु है, उनके पावन स्मृति को मैं अभिवादन करता हूं। और उन्होंने जो गोंडवाना दर्शन की नींव हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में डाली है, संपूर्ण समाज के ओर से मैं उनका शुक्रगुजार हूं। साथ ही साथ उनकी अर्धांगिनी तिरुमाई उषा किरण जी आत्राम मैडम और गोंडवाना दर्शन के टीम के सभी सदस्य साथीगण, सम्मानीय वड्डे सर, सम्मानीय नंदकिशोर जी, नेताम सर, कमलेश जी और जितने भी साथी हैं, उन सभी को जय सेवा, जय गोंडवाना, जय जयवार करता हूं। साथियों, पेनवासी यह शब्द सुमेर सिंह जी ताराम जी के लिए यूज करना, ये बड़ी बात है। वह हमारे लिए कभी पेनवासी नहीं हो सकते हैं। वो सदैव हमारे दिलों में, हमारे रगों में उनके साहित्य द्वारा, उनके साथ हमारी विचार गोष्ठी हुआ करती थी। हमारे घर में वो मुक्काम के तौर पर रहा करते थे, बातचीत होती थी। इसीलिए आज भी वो हमारे बीच में है, ऐसा हमें लगता है। और सम्माननीय उषा किरण जी आत्राम, यह तो हमेशा हमारे साथ में रहती है। साथियों, आज उन्हीं के आग्रह से मैं अवचितराव सयाम इस श्रृंखला में आप सभी के साथ रूबरू होने जा रहा हूं। साथियों, उन्होंने हमें फोन पर बताया कि सयाम जी, आपको बात करना है। तो पिछले 2 रविवार को मैं थोड़ा बिजी होने के नाते नहीं आ सका, लेकिन आज समय प्राप्त हुआ और सभी के अनुरोध अनुसार मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। साथियों, आज मैं आप सभी को एक साक्षर होने का परिचय देता हूं। साक्षर उसे कहते हैं जो कागजों पर लिखा हुआ पढ़ते हैं, उसे साक्षर कहते हैं। और आप मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, वह सभी बुद्धिजीवी है, ऐसा मैं समझता हूं। बुद्धिजीवी इस नाते कि जो कागज पर लिखा हुआ नहीं रहता है, फिर भी वो पढ़ लेते हैं, उन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं। इसीलिए मेरे सामने जितने भी साथी है और मुझे इस फेसबुक लाइव में जितने भी साथी सुन रहे हैं, वो सभी सगा साथी मेरे लिए सम्माननीय है, बुद्धिजीवी है। इस रूबरू में, इस वार्ता में, इस वार्तालाप में अगर कुछ कमियां रही तो उसका दोषी मैं रहूंगा। और मेरे से कुछ गलतियां हुई तो कृपया आप उसे संभालने की कोशिश कीजिए। साथियों, इस ट्राइब के लिए आज हमें कुछ बात करना है। तो सम्माननीय, आदरणीय उषा किरण जी आत्राम जी ने मुझे आज कहा है कि सयाम जी, कृपया धर्म पर, गोंडी धर्म पर
हमारी राजकीय स्थिति पर, हमारी वास्तविकता पर, हमारी समस्याओं पर और उनके विचारों पर कृपया बात आज आपने करना है। साथियों, मैं एक छोटा सामाजिक कार्यकर्ता हूं और समाज में जो भी अन्य अत्याचार होते हैं उसके लिए निरंतर आवाज उठाते रहता हूं। वर्तमान पत्र के द्वारा आवाज उठाते रहता हूं, कहीं मीटिंगों के द्वारा आवाज उठाते रहता हूं, कहीं मोर्चे और मेड़ावे लेके आवाज उठाते रहते हैं। साथियों, यह हमारा दायित्व है कि समाज में हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोगों ने अगर यह हमारी ड्यूटी सही तरह से निभाई नहीं तो हमारे सगा समाज में और कोई ये ड्यूटी निभाएगा नहीं और दूसरा समाज कभी इस ओर आएगा नहीं। इसीलिए साथियों, जितने भी लोग हैं उन सभी पढ़े लिखे लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं, आप कहीं भी नौकरी करो, कहीं भी रहो, लेकिन जिस समाज में आप पैदा हो गए उस समाज का ऋण आपके ऊपर है। उस ऋणों को भली भांति आपको निभाना है, क्योंकि हमारा समाज गरीब है, अज्ञानी है, अशिक्षित है। इस समाज को आगे ले जाना है तो समाज में से हम जो पढ़े लिखे लोग आज आए हैं और हमारे नौकरी पेशा लोगों की सभी सारी समस्याएं पूरी हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे समाज में हमारा सगा सोहरा के लिए, हमारे भाई बंधुओं के लिए और हमारे कम्युनिटी के लिए लड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए साथियों, यह जो माध्यम है, सम्माननीय उषा किरण जी आत्राम जी ने यह माध्यम हमारे सामने इस गुणवाना दर्शन लाइव के रूप में दिया है, उससे बहुत सारा फायदा समाज को आचार विचारों को आदान प्रदान करने में जरूर होगा। साथियों, हम लोग गोंडियन सगा समाज के लोग हैं, हम ट्राइब के गोंड सगा समाज में जीते हैं, लेकिन मैं गोंडवाना प्रदेश में रहने वाला एक गोंड हूँ, इसीलिए गोंडियनों की ज्यादा बात करूंगा, गोंडियनों के धर्मों की बात करूंगा, गोंडियनों के राजकीय स्थिति के बारे में बात करूंगा। लेकिन उसके पहले भारत देश में हम रहते हैं, इस देश में ट्राइब जो है उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्राइब जो है, ट्राइब किसे कहा जाता है और आदिवासी किसे कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब किसे कहा जाता है, यह समझने की बात है। साथियों, भारत में बहुत सारे ट्राइब्स है, लेकिन जो ट्राइब शेड्यूल में जिनका नाम दर्ज है उन्हीं को संपूर्ण भारत में अपने अपने राज्यानुसार सुख सुविधाएं, योजनाओं का फायदा मिलता है। जो ट्राइब शेड्यूल ट्राइब की परिकक्षा से बाहर है, वे इस शेड्यूल में आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो भारत सरकार ने कमेटियां बनाई हैं, उस कमेटी के अनुसार, उस कमेटी के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार, उनके बैरियर के अनुसार कौन ट्राइब है और कौन ट्राइब नहीं है, यह समझा दिया है। साथियों, भारतीय संविधान की अगर हम लोगों ने बात की तो हमें पता चलेगा कि आर्टिकल 366 के 25वें आर्टिकल्स में शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया गया है और आर्टिकल 342 भारतीय संविधान का आर्टिकल 342 जो है वह हमें यानी शेड्यूल ट्राइब को स्पेसिफाई करता है। 366 आर्टिकल का जो 25वां नंबर है वह हमें डिफाइन करता है और 342 आर्टिकल्स के अनुसार हम शेड्यूल ट्राइब स्पेसिफाई होते हैं। भारतीय संविधान की उस परिभाषा को मैं आप भली भांति पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ताकि जो भी सुशिक्षित साथी हमसे जुड़े हैं वो समझ सकेंगे कि 366 की
परिभाषा क्या है। 366 का जो 25वां भाग है उसमें लिखा है कि अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदाय के भाग या उनमें से यूथ अभिप्रेत है जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है। इसकी डेफिनेशन दी है साथियों, डिफाइन किया है कि कौन अनुच्छेद 42 के अधीन कौन सी अनुसूचित जनजातियां समझी जाएगी। आर्टिकल 342 जो है भारतीय संविधान का, वह कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या किसी संघ क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदाय के भाग या उनमें से यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा। आर्टिकल 342 का 2 कलम जो कहता है, संसद विधि द्वारा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को या जनजाति समुदाय के भाग को या उसमें के यूथ को खंड 1 के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपरिवर्जित कर सकेगी, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों में किसे रखा जाएगा, किसे हटाया जाएगा, यह 342 कलम के अनुसार समझा जाता है। साथियों, आपको इस शेड्यूल ट्राइब की परिस्थितियां आज संपूर्ण भारत देश में पता होना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है कि इस भारतवर्ष में 2011 में जो जनगणना हुई है, अभी फिलहाल 2021 की जनगणना होना बाकी है। उसमें से 2013 में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का जो रिपोर्ट आया था उसमें जो आंकड़े दिए थे वह आंकड़ों को मैं आपको समझाना चाहता हूं। साथियों, भारत देश के 30 राज्यों में केंद्र और राज्य जो है उसमें कुल 750 नहीं 705 इतने ट्राइबल ग्रुप भारतवर्ष में आज वास्तव्य करते हैं। उनकी कुल आबादी जो भारत की आबादी है उसमें से 10.43 यानी 10.43 करोड़ की आबादी हमारे आदिवासियों की है। साथियों, इस देश में 8.6% लोग हम ट्राइब्स के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। इसमें से 89.97% लोग रूरल में वास्तव्य करते हैं और 10.03% लोग अर्बन में वास्तव करते हैं। यानी हमारी कुल आबादी करीबन 90% लोग हमारे देहातों में, जंगलों में, पहाड़ों में, कस्बों में वास्तव्य करते हैं। साथियों, इस हमारे ट्राइब का अगर सेक्स रेशो हमने अगर देखा तो 1000 पुरुष के पीछे 990 स्त्रियां आती है और जनरल का जो सेक्स रेशो अगर हमने देखा तो 1000 पुरुष के पीछे 940 स्त्रियां आती है। साथियों, इसका मतलब ये है कि
1000 पुरुष के पीछे 990 लड़कियों का प्रमाण है। इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में स्त्री भ्रूण हत्या होती नहीं है, क्योंकि हम सगा समाज के लोग मातृशक्ति को मानने वाले हैं। अन्य समाजों में स्त्री की भ्रूण हत्या होती है, लेकिन हमारे समाज में होती नहीं है। यह उसका जीता जागता उदाहरण है। साथियों, भारत में जितने भी ट्राइब्स है, उन सभी ट्राइब में भिल्ल जातियों की संख्या बहुत है। ये जो भिल्ल जमात है, उन भिल्ल जमातों की संख्या 37.7% है, और उससे कम यानी 2 नंबर पर गौड़ सगा समाज आता है। उसकी कुल आबादी 35.6% है, यानी भिल्ल 37 पॉइंट है और गौड़ 30.6% की आबादी है। साथियों, हम जो ट्राइब्स है वो मध्य भारत और नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा पैमाने पर वास्तव्य करते हैं। उसी प्रकार से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पांडिचेरी, चंडीगढ़, इस राज्यों में किसी भी प्रकार की ट्राइब वास्तव्य करती नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में कुरुंग-कुमे नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में भारत में सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब वास्तव्य करता है, और उनका परसेंटेज है 98.58%। और सबसे कम भारत में यूपी में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम आबादी हमारे ट्राइब की है। उनका परसेंट है 0.0009%। साथियों, भारत में 2011 के जनगणना अनुसार 650 जिले आते हैं। उसमें से 49 जिलों में आदिवासियों की तादाद बड़े पैमाने पर है, और भारत में आदिवासियों के जो ग्रुप है, ओडिशा राज्य में सबसे ज्यादा ग्रुप 62 ग्रुप ओडिशा इस राज्य में वास्तव्य करते हैं। साथियों, हम आदिवासियों का रेशियल ग्रुप भी है, यह हमें पता होना चाहिए। 4 प्रकार के रेशियल ग्रुप हमारे सगा समाज में आज है। उसमें से नेग्रिटोज जो ग्रुप है, वो केरल अंडमान के जो लोग हैं उस ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइज जो ग्रुप है, उस ग्रुप के लोगों में मध्य भारत के लोग आते हैं। मैग्नोलाइज जो ग्रुप है, उसमें हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और तिब्बत की जो जनजातियां वो उसमें सम्मिलित होती है। मेडिटेरियंस जो है, उसमें नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं, साउथ के भी लोग आते हैं। साथियों, इस प्रकार से ये जो स्टैटिस्टिक है 2011 का, ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो जनसंख्या है उसमें किस प्रकार के किस परसेंटेज से कहाँ ज्यादा आबादी है, कहाँ कम आबादी है, और कौन से राज्य में हम वास्तव्य करते हैं, यह हम सभी को पता होना चाहिए। साथियों, भारत सरकार ने हमारे उत्थान हेतु, हम ट्राइब्स के उत्थान हेतु, हम जो शेड्यूल में वास्तव्य करते हैं, उस शेड्यूल ट्राइब के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए बहुत सारी कमेटियां, बहुत सारे आयोग, बहुत सारे एक्ट बनाए हैं। उसकी जानकारी भी होना आप सभी को बहुत जरूरी है। साथियों, 1953 में काका कालेलकर अवार्ड आया था। उस अवार्ड अनुसार मागास वर्गीयों की संपूर्ण भारत देश में कौन से भी रीजन में रहते होंगे, उन सभी की रिपोर्ट्स मंगवाई गई थी। उसमें ट्राइब्स का भी इंक्लूजन था। 1959 में एल्विन कमेटी आई थी। उस एल्विन कमेटी को एग्जामाइन करने के लिए दिया था, एग्जामाइन द फंक्शनिंग ऑफ मल्टीपर्पज डेवलपमेंट ब्लॉक इन ट्राइबल रीजन। यह काम एल्विन कमेटी को 1959 में दिया था। 1960 में घेवर कमीशन आया था,
उस ढेबर कमीशन को ओवरऑल सिचुएशन ऑफ ट्राइबल ग्रुप, इश्यू ऑफ लैंड एलियंस इन ट्राइबल एरिया, लैंड के बारे में जो समस्या है, जो विशेषताएं थी, वो ढेबर कमीशन के द्वारा भारत सरकार को सुपुर्द की गई। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण कमेटी जो इस देश में आदिवासियों के लिए आई थी, वो 1965 में लोकुर कमेटी आई थी। लोकुर कमेटी को एक काम दिया था, कौन सी जनजातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाए और कौन सी जनजातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब से या ट्राइबल नाम से हटाया जाए। यह स्थिति लोकुर कमेटी के लिए दी थी। साथियों, लोकुर कमेटी में कुछ 5 या 6 पॉइंट्स है जिस अनुसार हमें समझ में आता है कि कौन ट्राइब साथियों, इस लोकुर कमेटी के द्वारा हमें समझा जा सकता है, हम समझ सकते हैं कि कौन सी कमेटी शेड्यूल्ड ट्राइब में आएंगी और कौन सी कमेटी शेड्यूल्ड ट्राइब से बाहर जाएगी। उस लोकुर कमेटी के अनुसार 5 या 6 पॉइंट दिए हैं, उस अनुसार समझा जाता है। तो साथियों, 1965 में लोकुर कमेटी ने पहला पॉइंट दिया था कि उस ट्राइब को प्रिमिटिव ट्रेड होना चाहिए, यानी उस ट्राइब को आदिम लक्षण होना चाहिए, जिसके व्यवहार और कायदे जो है वो आदिम होना चाहिए। दूसरा था डिस्टिंक्ट कल्चर, यानी यूनिक कल्चर है, विशिष्ट संस्कृति उस ट्राइब को होना अति आवश्यक है। तीसरा पॉइंट था जियोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी भौगोलिक अलगवार, जैसे कि पहाड़ों, जंगलों, कस्बों में रहने वाले होना है और जो शहरों में वास्तव्य नहीं करते। फोर्थ पॉइंट था शाइनेस विद द कम्युनिटी एट लार्ज, यानी दूसरे समाज से मिलने में संकोच व्यक्त होने वाली संस्कृति उन ट्राइब में होना अति आवश्यक है। और 5वां पॉइंट था बैकवर्डनेस, यानी मागासले, मराठी में उसे मागासलेपना कहते हैं। साथियों, ये लोकुर कमेटी के 5 या 6 पॉइंट थे, उस अनुसार वह लोकुर कमेटी समझा जाती है। लोकुर कमेटी अपना डिसीजन देती है कि ये ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत आती है या नहीं। अभी आजकल फेसबुक पर आपको पता चला होगा कि मध्य प्रदेश में 46 लोगों को निकाल दिया है। वजह है कि ये लोकुर कमेटी ने बता दिया है कि उसके डिस्टिंक्ट कल्चर नहीं है, विशिष्ट संस्कृति नहीं है और वह जियोग्राफिकल आइसोलेशन में आते नहीं है और उनकी कोई प्रिमिटिव ट्रेड नहीं है। क्यों कि उन सभी ने अपनी संस्कृति का वहन करना छोड़ दिया है। अपनी रूढ़ी, परंपराएं, प्रथाएं, मान्यताओं, इन सभी चीजों से वो बरी हो गए और उन्होंने अन्य धर्मों से, अन्य धर्मों के रीति रिवाज से, उनके प्रथाओं से, उनके तीज त्योहारों से अपना जीवन वहन चालू कर दिया। इसीलिए वो इस शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के दायरे से बाहर हो गए। साथियों, जैसे आपको पता है कि गोंड सगा समाज यह महाराष्ट्र में शेड्यूल्ड ट्राइब है और यूपी में शेड्यूल्ड कास्ट में आता है। तो यही वजह है कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में उन्होंने अपनी जो आदिम संस्कृति है, अपनी जो कल्चर है, प्रथा है, परंपरा है, ये सब छोड़ दिए हैं। इसीलिए लोकुर कमेटी इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण है कि किस जनजातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब में लेना है और किस जनजातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब से हटाना है।
साथियों, उसी प्रकार 1996 में एक सिलू एओ कमेटी आई थी। उस कमेटी को काम दिया था इश्यू ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, इश्यू ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर 1996 में। 1991 में हमारे उत्थान के हेतु घुरिया कमेटी आई थी। उस अनुसार पेशा एक्ट इस भारतवर्ष में लागू हो गया। उसी अनुसार 2002 से 2004 तक घुरिया कमीशन रहा है। घुरिया कमीशन ने 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो भी भारत के क्षेत्र आते हैं उस क्षेत्र में फॉरेस्ट, हेल्थ, एजुकेशन और वुमन इनके विकास और उत्थान के हेतु काम करने के लिए ये घुरिया कमीशन बना था। साथियों, उसी प्रकार 2013 में एक हाई लेवल कमेटी ट्राइब के लिए बनी थी। उसके चेयरमैन वर्जीनियस झाझा थे। उन्हें आदिवासियों के 5 क्रिटिकल इशू के ऊपर अपना ब्यौरा भारत सरकार को देना था, उनका स्टडी करना था। वह 5 क्रिटिकल इशू थे जो 2013 में चेयरमैन वर्जीनियस झाझा के नेतृत्व में बनी हुई कमेटी के द्वारा दिए गए। उसमें दिया था लाइवहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, आदिवासियों का रहन सहन और उनका एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में स्टडी करके गवर्नमेंट को उन्हें देना था। दूसरा पॉइंट था एजुकेशन, आदिवासियों की शैक्षणिक स्थिति पूरे भारतवर्ष में किस प्रकार की है, वह आदिवासियों के बच्चे, ट्राइब के बच्चे स्कूल में जाते हैं या नहीं, कहाँ तक पढ़ते हैं और उनमें से कितने ग्रेजुएट हो गए, कितने फॉरेन गए, कितने सारे आदिवासियों को शिष्यवृत्तियां मिली है और कितने हायर एजुकेशन में गए, इन सभी की जानकारी इस हाई लेवल कमेटी के द्वारा भारत सरकार को देनी थी। तीसरा पॉइंट था हेल्थ। इस विषय पर इस कमेटी को स्टडी करना था कि संपूर्ण भारत देश में आदिवासियों की, अन्य ट्राइब की हेल्थ की क्या पोजीशन है, क्या वह सशक्त है, क्या वो कुपोषित ग्रस्त है, क्या उनके जो मैरिज है वो बिफोर एज में होती है, अवयस्क जब रहते तब मैरिज होती है। ये सब चीजों का अध्ययन करके उन्हें भारत सरकार को सौंपना था। और चौथा जो क्रिटिकल स्टडी का पॉइंट था इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन, भारत में कितने आदिवासी अपने रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए माइग्रेट होते रहते हैं और वहीं बच जाते हैं, इसका स्टडी इन हाई लेवल कमेटी को करना था। साथियों, 5वां एक महत्वपूर्ण पॉइंट था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, संवैधानिक जितने भी अधिकार है और कानूनी जितने भी अधिकार है, जितने भी प्रावधान संवैधानिक और कानूनी है, उन सब आदिवासियों को क्या ये लागू होते है या नहीं, क्या उन्हें इस बारे में पता भी है या नहीं। कानून में जब कोई आरोप के, कोई गुनाह के अंतर्गत कोई भी आदिवासी फंसता है तो उसे भारत सरकार की ओर से, उसे राज्य सरकार की ओर से कौन सी लीगल एड मिल सकती है, ये उसे पता भी है या नहीं, यह रूबरू होकर इसकी जानकारी हाई लेवल कमेटी ने भारत सरकार को सौंपी थी और 2013 में इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दिया था। साथियों, उसी प्रकार 89 यानी 89 का जब संशोधन हो गया 2003 में, तो आर्टिकल 338A के अनुसार 2004 में संपूर्ण आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग यह बन गया है। इसे वास्ट ऐसे अधिकार दिए गए हैं और वेरियस सेफगार्ड टू शेड्यूल ट्राइब के 338A के अनुसार उन्हें यह सब शक्तियां दी गई है। अन्य अत्याचारों के खिलाफ जो भी कंप्लेंट्स आती थी उनका मूल्यांकन करना, उनको न्याय देना और भारत सरकार को
इस आयोग के अनुसार भारत में जितने भी आदिवासी वास्तव्य करते हैं उन सभी आदिवासियों का ब्यौरा, उनके सुख दुख की कहानी इस नेशनल कमीशन द्वारा भारत सरकार को देना होती है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करना होती है। यानी आदिवासियों की जो स्थिति है उस स्थिति और उनके विकास और उत्थान के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसका ब्यौरा इस कमीशन द्वारा दिया जाता है। इसमें एक चेयरमैन रहता है, एक उपाध्यक्ष रहता है और 3 सदस्य रहते हैं। साथियों, उसके बाद भी आदिवासियों के उत्थान हेतु जनजातीय सलाहकार परिषद है। यह राज्य और केंद्र में काम करती है। राज्यपाल से सलाह मशवरा करके राज्य में जो भी आदिवासी है, जो भी अनुसूचित क्षेत्र है, उसका सुख दुख, उनका दुख दर्द, उनके विकास और उत्थान का उपाय और योजनाएं, इन सब की जानकारी जनजातीय सलाहकार परिषद राज्यपाल को देती है और राज्यपाल राष्ट्रपति को देते हैं। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि हम सभी इस देश में जो आदिवासी रहते हैं, हमारा सब कर्ता धर्ता राज्यपाल और राष्ट्रपति है। साथियों, उसी प्रकार ये जो कमेटियां हैं, इस कमेटियों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उस अनुसार और हमारे सेफ गार्ड के लिए, हमारे अनुसूचित जनजातियों के लिए, हमारे ट्राइब के लिए बहुत सारे एक्ट हमारी रक्षा करने हेतु इस भारत देश में उपलब्ध है। उसमें से 1989 में जो एट्रोसिटी एक्ट आया था, उस अनुसार हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है, इस एक्ट के तहत हमारी रक्षा होती है। साथियों, उसी अनुसार 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था। उसी प्रकार हमारे संरक्षण के लिए विशेष 5वीं सूची और 6वीं सूची है। उसी प्रकार रेस्टोरेशन ऑफ लैंड एक्ट 1974 जो महाराष्ट्र राज्य में लागू है। इस प्रकार के प्रावधान, इस प्रकार के आयोग, इस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया, ये एक्ट हमारे लिए आज इस देश में लागू है। तो मैं सभी बुद्धिजीवी साथियों से कहना चाहूंगा कि साथियों, इतने सारे रिपोर्ट, इतनी सारी कमेटियां, इतने सब कुछ हमारे सेफ गार्ड के लिए होने के बावजूद भी आज हमारी जो परिस्थिति है इतनी बद से बदतर क्यों बनी है, ये हमारे लिए सोच का विषय है। क्या यह सब इतने प्रावधानों के बावजूद क्या हमारी आज हालत सुधरी है? क्या यह एक्ट, यह कमेटियां, इनकी रिपोर्ट जो भारत सरकार के पास आज भी उपलब्ध है, क्या इसी ऊपर काम हो रहा है, होने जा रहा है? क्या इसकी भनक हमारे किसी MP या MLA को है? क्या हमारे कोई सांसद या विधायक के द्वारा संविधान या इन कमेटियों का कभी अध्ययन किया है? क्या हमारे पढ़े लिखे सो कॉल्ड सुशिक्षित लोगों ने इस हेतु कभी प्रचार और प्रसार किया है? यह हमें आज तक समझ में नहीं आया, इसीलिए आज हमारी यह परिस्थिति है। साथियों, हमारे संविधान के जो अधिकार है वो समाप्ति के तरफ है, उस कगार तक हमें ले जाने की कोशिश हो रही है। आज हम लोगों ने अगर आंखें नहीं खोली तो आने वाले दिनों में गुलामों में हमारे ही लोगों की गिनती की जाएगी। और हम आज जो भाई इससे ट्राइब बोलते हैं, उस ट्राइब को कल गुलाम की श्रेणी में डाला जाएगा। इसीलिए जितने भी पढ़े लिखे सुशिक्षित बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, अभी आप आंखें नहीं खोलोगे तो आज तो आप जी रहे हैं, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी जाएगी।
ये त्रिकालाबाधित सत्य है, इसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। यह परिस्थिति आज हमारे सगा समाज की इस भारतवर्ष में है, तो इसे जरा बारकाई से जितने भी कमिटियों के नाम मैंने कहे हैं, गिनाए हैं, उसका स्टडी आप लोगों ने करने की आवश्यकता है। साथियों, इस कमीशन को, इस कमिटियों को, इस अध्यादेश को आप जरूर स्टडी करोगे। उसका दोबारा मैं जिक्र करता हूं कि 1953 में काका कालेलकर अवार्ड, 1959 में एल्विन कमेटी, 1960 में ढेबर कमीशन, 1965 में लोकूर कमेटी, 1966 में सिलू ओ कमेटी, 1991 में भुरिया कमेटी, 2002-2004 में भुरिया कमीशन, 2013 में ये हाई लेवल कमेटी जो वर्जीनियस झाझा के चेयरमैनशिप के अंतर्गत 5 क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जो कमेटी बनी थी वो कमेटी, और 2004 में जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बना है उस कमीशन का स्टडी आप लोगों ने, और जनजातीय सलाहकार परिषद का कार्य और उसका प्रचार और प्रसार आप सभी लोगों ने अगर नहीं किए हो, इस प्रावधानों का स्टडी नहीं अगर करोगे, इसके बारे में नहीं जानोगे, तो हमारे सगा समाज में, हमारे ट्राइब में जन जागृति नहीं आ सकेगी। हमें पहले पता होना चाहिए, हमारे एमपी और एमएलए को पता होना चाहिए। हम सभी साथियों ने संविधान को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग संविधान को समझोगे नहीं, उनके प्रावधानों को समझोगे नहीं, आदिवासी से रिलेटेड जो कानून है, प्रावधान है, कमेटी है, रिपोर्ट है, जो भारत सरकार को सौंपी जाती है, उस अनुसार अगर आप कार्य नहीं करोगे, उस भारत सरकार को आरटीआई के तहत या किसी और के तहत पूछोगे नहीं, तो साथियों ये हमारी बस से बद स्थिति आज जो है वो कल भी रहने वाली है, परसों हम गुलाम बनने वाले हैं। आज हम जिस स्थिति में है वह सही स्थिति हमारे लिए नहीं है। साथियों, ये ट्राइब का ब्यौरा मैंने आप सभी सगा साथियों के सामने इस गोंडवाना दर्शन के माध्यम से और उषा किरण जी के अनुरोध से रखा है। साथियों, पुनः एक बार मैं पेनवासी सुमेर सिंह जी ताराम जी को, जो हमारे प्रेरणा स्थान रहे, हमारे गुरु भी रहे और हमारे मार्गदर्शक भी रहे, जिन्होंने हमें गोंडियन संस्कृति और अन्य विषयों का ज्ञान उनके साथ हुई बातचीत में दिया था, हम उनके हमेशा ऋण में रहेंगे। और साथियों, आज जो गोंडवाना दर्शन की टीम काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। साथियों, उन्होंने मुझे दूसरा विषय दिया था, धर्म के बारे में बात करनी है। मैं आप सभी सगा साथियों को कहना चाहता हूं कि धर्म के लिए, धर्म यह हमारा बहुत महत्वपूर्ण ऐसा विषय है, क्योंकि हमें अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया है, बांट दिया है। हमारे अलग अलग धर्मों के नामाभिधान है, अलग क्षेत्र में अलग धर्म की पहचान है। इतने 750 ग्रुप 2011 के जनगणना अनुसार इस 2011 के अनुसार ये जो हमारी जनगणना हुई थी उसमें 750 ग्रुप थे, नहीं 705 ग्रुप थे। उस ग्रुप के अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति है। साथियों, आज धर्मों की लड़ाई संपूर्ण भारत देश में चल रही है। धर्म कॉलम के बारे में बहुत सारे धरने, सभाएं, मीटिंगें, रैलियां निकल रही है। हमें कोई बोलता है कि ट्राइब्स हिंदू है,
तो कोई बोलते हैं कि ट्राइब्स आर नॉट हिंदू। इस लड़ाई में बीचों बीच हम लोग फंसे हुए हैं। साथियों, व्हाट इज रिलीजन, ये जो है ये भारतीय संविधान में द टर्म रिलीजन इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में धर्म की कोई परिभाषा नहीं दी है, यह समझने की बात है। द टर्म रिलीजन इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडीड इट इज ए टर्म विच इज हार्डली ससेप्टिबल टू एनी रिजिड डेफिनेशन। साथियों, मराठीत धर्म ही अफूची गोडी आहे असं म्हणतात, पण बिना धर्माशिवाय लोक ओळखल्या जाऊ शकत नाही आणि धर्म के सिवा आदमी की पहचान बनती नहीं है। साथियों, आज हम जिस गोंडवाना प्रदेश में, गोंडवाना लैंड में रहते हैं, अनेक गोंडियन समूह, अनेक दूसरे समूह वास्तव्य करते हैं। वो अलग अलग प्रथाओं का, अलग अलग संस्कृति का वहन करते हैं, उस अनुसार वो जीवन जीते हैं और उस अनुसार वो अपना धर्म का नाम अपने नामाभिधान के लिए लगाते हैं। साथियों, हम गोंडियन सगा समाज के लोग गोया धर्मी है, हमारा गोंडी धर्म है, ऐसा हम बड़े जोर से छाती ठोक कर कहते हैं। साथियों, कुछ धर्म में प्रवेश करने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में प्रवेश पाने के लिए यज्ञोपवीत मुंज संस्कार किए जाते हैं, यानी उस बच्चों की मूंज की जाती है, उसे जनेऊ पहना जाता है, उसके बाल कटवाए जाते हैं। इस प्रकार का विधि हिंदू धर्म में प्रवेश पाने के लिए होता है। मुस्लिम धर्म में प्रवेश पाने के लिए खतना संस्कार किए जाते हैं और ईसाई धर्म में प्रवेश पाने के लिए बपतिस्मा इस प्रकार का संस्कार किया जाता है। लेकिन आदिवासियों में इस प्रकार का कोई भी संस्कार नहीं किया जाता है। साथियों, ये जो हमारा आदिवासियों का गोंडी धर्म है, कोया धर्म है या अन्य जनजातियों का धर्म है, उसके विशिष्ट ऐसी संस्कृति है। हमारी संस्कृति ही हमारा धर्म है। धर्म यानी जीवन जीने के जो नियम है उसे धर्म कहा जाता है और किस प्रकार से हम जीवन जीते हैं। अगर हम हमारे कस्टम अनुसार अगर जीवन जीते हैं तो वो हमारा धर्म हो सकता है। लेकिन इस कस्टम के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। साथियों, आज हमें गोंडी धर्म वालों या ट्राइब्स को हिंदू कह रहे हैं। साथियों, ट्राइब्स और हिंदू में क्या फर्क है ये जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। साथियों, हिंदू धर्म और हमारा जो गोंडी धर्म है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं आप सभी सगा साथियों को कहना चाहता हूं कि गोंडी धर्म में हड़ापेन परसापेन को मानते हैं और हिंदू धर्म में ईश्वर को मानते हैं। गोंडी धर्म के धार्मिक स्थल पेड़ पौधे होते हैं और उनके देवी देवताएं पेड़ पौधों पर विराजमान होते हैं। लेकिन हिंदू धर्मियों के धार्मिक स्थल मंदिर होते हैं। गोंडियनों को काला रंग वर्ज्य है, हिंदू धर्मियों को काला रंग स्वीकार्य है। गोंडी धर्म की आस्था मातृशक्ति में होती है और हिंदू धर्म की आस्था पितृशक्तियों में होती है। गोंडी धर्मीय लोग पूजा पाठ करते हैं और हिंदू धर्मीय लोग होम हवन करते हैं। गोंडी धर्मियों के लिए 7.5 यानी 750 यह अशुभ अंक है और नहीं, गोंडी लोगों के लिए 750 यह शुभ अंक है और हिंदू धर्म के लिए
7.5 यह अशुभ आपका है। गोंडी लोग उत्तर दिशा को अशुभ मानते हैं और हिंदू लोग दक्षिण दिशा को अशुभ मानते हैं। गोंडी लोग आड़ा तिलक लगाते हैं तो हिंदू लोग खड़ा तिलक लगाते हैं। गोंडियनों की सगायुक्त गोंदोला व्यवस्था है तो हिंदुओं की जाति व्यवस्था है। गोंडियनों का यानी गोंडी धर्मियों का अंतिम लक्ष्य सगा सेवा है और हिंदू धर्मियों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। गोंडी लोग मृत जीवों को मिट्टी में दफनाते हैं तो हिंदू लोग मृत व्यक्ति का दाह संस्कार करते हैं। गोंडी लोग मृत जीवों का पेन कारण करते हैं और हिंदू धर्मीय लोग मृत जीवों का श्राद्ध करते हैं। गोंडी लोगों में कुल वधु की प्रथा है तो हिंदू लोगों में पुत्र वधु की प्रथा है। गोंडी लोगों के अनुसार यह जो जीव जगत है वह सत्य है, वो किसी ने निर्माण किया नहीं और किसी के भरोसे पर नहीं है। हमारे पंच इंद्रियों को जो जान सकता है, पंच इंद्रिय से जिसे जाना जाता है वह सत्य है, यानी कि ये जीव जगत जो है वह सत्य है। हिंदू लोगों के अनुसार यह जीव जगत सभी मिथ्या है। इस प्रकार का मोटे तौर पर हिंदू और गौड़ जनजातियों के लोगों में यानी दो धर्म के लोगों में यह बहुत सारा जमीन आसमान का मूलभूत अंतर है। साथियों, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 अनुसार हम लोग हिंदू नहीं है, यानी हिंदू मैरिज एक्ट हमें लागू नहीं होता है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट में इसके विरुद्ध कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। जिस दिन ये नोटिफिकेशन निकलेगा तो इस एक्ट का सब सेक्शन 2 निकल जाएगा और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हम सभी लोग हिंदू हो जाएंगे। साथियों, यह दिन दूर नहीं है कि हमें हिंदू घोषित किया जाएगा। क्योंकि लोकुर कमेटी के अनुसार किस जनजातियों को शेड्यूल में रखना है और किस जनजातियों को शेड्यूल के बाहर करना है, यह लोकुर कमेटी इस भारतवर्ष में तय करती है। तो साथियों, मैं सभी सगा साथियों को कहना चाहता हूं कि हमारे जन्म से मृत्यु तक के जितने भी संस्कार होते हैं वह हमारे गोंडियन रीति रिवाज प्रथा यो परंपरा के अनुसार होना चाहिए। पर आज की स्थिति यह है कि ये नहीं हो रहे। हमारे जो विवाह है वो बहुत सारे या सभी के सभी विवाह यह हिंदू पद्धति के अनुसार किए जा रहे हैं। संस्कारित हम हिंदू पद्धति से हो रहे हैं। हमारी पद्धति, हमारी सप्तपदी, हमारे पंडित, हमारे मंगलाष्टके सभी हिंदू रीति रिवाज से हो रहे हैं। साथियों, कोर्ट में जब तलाक के मामले आते हैं तब जज द्वारा पूछा जाता है कि आपका विवाह किस रीति रिवाज से संपन्न हुआ, तो बहुत सारे जो साथी तलाक के लिए जाते हैं या उनके घर वाले कह नहीं सकते कि हमारा विवाह गोंडियन रीति रिवाज से हो गया है, क्योंकि उन सभी का विवाह यह हिंदू पद्धति से होते जा रहा है। जिस दिन इस प्रकार का अगर नोटिफिकेशन निकलेगा उस दिन यह सब सेक्शन 2 निकल जाएगा और हम पूरे के पूरे सभी सगा साथी एक साथ में हिंदू लॉ के अंतर्गत आएंगे। जब हम लोग हिंदू लॉ के अंतर्गत आएंगे तो जितने भी हिंदू लॉ के रूल्स और रेगुलेशन रहेंगे वह हमें लागू होंगे और हमारे लिए
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रावधान दिए हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन, हमारे जो एक्ट है वो एक ना एक दिन खत्म होने की कगार पर है। इसलिए बुद्धिजीवियों साथियों, आंखें खोलो। जब तक आप आंख नहीं खोलोगे तब तक आप समझ नहीं सकोगे। आज आप सभी सगा साथियों को यह पता नहीं है कि आपको हिंदू बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है? क्योंकि हमें हमारे रीति रिवाज, हमारी कस्टम छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमारे कस्बों में, हमारे पहाड़ों में, हमारे गांवों में हिंदू रीति रिवाज से सभी संस्कार किए जा रहे हैं। उनके तीज त्योहार, उनके प्रथाएं, उनकी परंपराओं का हम पालन बखूबी से कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम लोग एक न एक दिन इस भारत में हिंदू हो जाएंगे। साथियों, आंखें खोलने का समय है। अगर नहीं खोल सकोगे तो निश्चित तौर पर आप गुलामी की ओर जाओगे। जिस दिन भी इस समाज में आपका समावेश हो जाएगा तो उस धर्मों के उत्तरण अनुसार सबके निचले स्तर पर हम ही रहेंगे और हमें गुलाम बनाया जाएगा। इसलिए हमारे धर्म संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी प्रथाएं, हमारी मान्यताएं, इसे संजोग कर रखने का काम हम लोगों का है। साथियों, साथियों, आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए बहुत सारे, यानी यूट्यूब के जरिए बहुत सारे सगा साथियों के लिए इस विषय में समझाया जा रहा है। बहुत सारे बुद्धिजीवी यह लेख लिख रहे हैं कि हमें किस ओर ढकेला जा रहा है, हमारा धर्मांतर हो रहा है, हमारा हिंदूकरण हो रहा है। इसके लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है। आज जागोगे नहीं तो कल निश्चित तौर पर गुलाम बन जाओगे। साथियों, इस भारतवर्ष में जब अशोक सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म लिया था तो उस धर्म का प्रसार हमारे सगा समाज पर क्यों नहीं हुआ, उसका भी कारण आप लोगों ने जानने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप धर्म का स्टडी नहीं करोगे तब तक आप हमारी संस्कृति, हमारा धर्म किस ओर है और कौन हमारे ऊपर हावी हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। साथियों, ये जो बौद्ध धर्म है, यह आर्टिकल 25 के अंदर धर्म स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके स्पष्टीकरण 2 खंड 2 के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख ये हिंदू कैटेगरी में आते हैं। यानी आज का जो बौद्ध है वह एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू ही है, हिंदू कैटेगरी में उन्हें रखा गया है। साथियों, उसी प्रकार इस गोंडी धर्म को, इस ट्राइब को हिंदू धर्म के कैटेगरी में लाने की और हिंदू धर्म की जनसंख्या को बढ़ावा मिले, इस हेतु यह सब प्रयास हो रहे हैं। अगर हम इस प्रावधानों के अंदर आते हैं तो हमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो प्रावधान है, जो हमें सेफ गार्ड्स मिले हैं, वो सब निकल जाएंगे और हमारी स्थिति बस से बदतर हो जाएगी। क्योंकि हम शैक्षणिक दृष्टि से आगे नहीं है। हमारी सोच जंगलों में, बिहाड़ों में, पहाड़ों में, निसर्ग के रूप में हमारे दिमाग में बसे हुए है। हम इस शैक्षणिक प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य प्रभाव में नहीं आएंगे और आए तो हम गुलाम बनकर ही जिएंगे। साथियों, इस बौद्ध धर्म का भी हम स्टडी करना बहुत आवश्यक है। साथियों, हमारे जो धर्मगुरु है पांडीपारी कुपारलिंगो और बौद्ध के जो धर्मगुरु है तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन दोनों में कितनी साम्यताएं हैं। हमारे जो महानुभाव रहे, हमारे जो विचारवंत रहे हैं, पेनवासी वेंकटेश जी आत्राम जी ने हमें गुण गवारी गौतम
इस सब्जेक्ट में लिखा है कि गौतम हमारा था, यानी तथागत आदिवासी था। साथियों, आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि तथागत गौतम बुद्ध यह इस भारतवर्ष में बुद्ध के तौर पर 28वें या 29वें नंबर पर है। बुद्ध, पहले बुद्ध का नाम है दीपांकर बुद्ध, और ये जो बुद्ध है तथागत भगवान गौतम बुद्ध, यह 27 या 28 या 29वें नंबर पर आते हैं। जैसे 24वें तीर्थंकर हुए, उसी प्रकार बुद्ध में इनका नंबर है। तो हमारे जो धर्मगुरु है वो पांदीपारिक उपारलिंगो है, पांदीपारिक उपारलिंगो, और तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जो स्टडी है उस स्टडी को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, प्राकृतिक शक्ति पांदीपारिक उपारलिंगो ने प्राकृतिक शक्ति यानी पड़ापेन परसापेन, जिसे बुढ़ाल पेन, सजोर पेन, सिंगा बुंगा पेन, बिलोटा पेन, इस सल्ला गागरा रूपी यानी धन ऋण रूपी शक्ति को माना है। उसी प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने प्राकृतिक शक्ति को ही सर्वोच्च शक्ति माना है। साथियों, पांदीपारिक उपारलिंगो ने भौतिक जगत की निर्मिति है वह स्वयं सिद्ध है, किसी ईश्वर के उसका अस्तित्व निर्भर नहीं है, किसी ईश्वर पर उसका अस्तित्व निर्भर नहीं है। ठीक उसी प्रकार तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने भी उस प्रकार का दर्शन दिया है, उस प्रकार को मान्य किया है। साथियों, पांदीपारिक उपारलिंगो ने सगावेन गंडजियों की गोंदोला यानी सामुदायिक व्यवस्था प्रस्थापित की है। सेम उसी प्रकार बुद्ध ने संघ की व्यवस्था को प्रतिपादित किया है या प्रस्तापित किया है। पांदीपारिक उपारलिंगो ने पेन कड़ा की स्थापना की है। भगवान गौतम बुद्ध ने भिक्षु केंद्र की स्थापना की है। पांदीपारिक उपारलिंगो ने सभी जीवों के कल्याण हेतु मुंदमुंशिल यानी त्रिगुण्य शूल मार्ग प्रस्तापित किया है। बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग प्रस्तापित किया है। साथियों, प्रतिपादित किया है। साथियों, सगा, गोटोल, मुठवा, पुणे, पेनकड़ा, ये 5 पूजनीय वंदनीय तत्व पांदीपारिक उपारलिंगो ने हमारे सगा समाज को दिए हैं। उसी प्रकार तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने बुद्ध, धम्म और संघ को शरण जाने की बात कही है। पांदीपारिक उपारलिंगो ने दुखों का मुख्य कारण तमोपेनी बताया है, तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने दुखों का कारण आसक्ति बताया है। साथियों, पांदीपारिक उपारलिंगो ने अंतिम लक्ष्य जन कल्याण साध्य करना है, इसे मान्यता दी है। तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अंतिम लक्ष्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वह निर्वाण प्राप्त करना है, इस प्रकार को मान्यता दी है। साथियों, पांदीपारिक उपारलिंगो ने त्रिशूल मार्ग बताया है, तो बुद्ध ने त्रिशरण मार्ग बताया है। उपारलिंगो ने सगा शिक्षक को 5 सगा कर्तव्य संदेश दिए हैं। उसी प्रकार तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने पंचशील मार्ग प्रतिपादित किया है। साथियों, पांदीपारिक उपारलिंगो ने प्राकृतिक न्याय तत्वों पर आधारित मुंजोग सिद्धांत बताया है। सेम उसी प्रकार अहिंसा सिद्धांत भगवान गौतम बुद्ध ने प्रतिपादित किया है। हमारा जो मुंजोग सिद्धांत है वो जीवे जीवेच्छ जीवन, एक जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, यह बताया है। साथियों, पांदीपारिक उपारलिंगो ने मृत्यु का कारण हमारा जो पंच तत्व है इसका विघटन 5 महाभूतों में होता है, इस प्रकार बताया है। तो बुद्ध ने मृत्यु का कारण कार्य कारण भाव बताया है। साथियों, बुद्ध धर्म
और गोंडी धर्म या महादी पारिको पारलिंगो या भगवान गौतम बुद्ध की जो शिक्षा थी उसमें काफी समानताएं थी। इसीलिए हमारे राजाओं ने, सम्राट अशोक ने जो बुद्ध धर्म लिया था वह बुद्ध धर्म काफी तौर पर प्रचारित और प्रसारित नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी समानताएं इस दो धर्मों में, दो शिक्षाओं में दी है। साथियों, इसका बुद्ध धर्म का असर हमारे किसी भी गोंडियन सगा समाज के ऊपर नहीं हुआ। साथियों, जब हमारा धर्म है तो हमारी संस्कृति है, हमारी कस्टम है। हमारी जो कस्टम है उस कस्टम को परिभाषित करना बहुत सरल बात नहीं है। कस्टम जो है, कस्टम से हमारा कस्टमरी लॉ होता है। कस्टम उसे कहा जाता है, यानी कानूनी तौर पर कस्टम उसे कहा जाता है जिसका पूर्वापार से पालन होता है और लंबे समय से उसी संस्कारों का पालन किया जाता है, उसी संस्कृति का पालन किया जाता है, उसी नियमों का पालन किया जाता है जिसे कस्टम कहते हैं। और उसे जितने भी सगा समाज के लोग हैं, जो ट्राइब्स है, उन सभी ने उसका पालन करना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। वह निरंतर उसका पालन होना चाहिए। एक आधा त्योहार अगर हम मनाते हैं तो उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होना चाहिए। त्योहार सभी ने मनाना चाहिए, उससे कस्टम बनती है। लेकिन हम जिस सगा समाज में पैदा हो गए, जिसका हमें अभिमान है और जिस गौण सगा समाज में हम जीते हैं, उस गौण सगा समाज में हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो विवाह के नियम है, वह नियम है कि हमारा जो विवाह होता है, पारी संबंध होता है, वह सम विषम गोत्र में होता है। हमारे सगा समाज में 750 गोत्र है, उसमें से सम और विषम ऐसे गोत्र आते हैं। सम में 2 देव, 4 देव, 6 देव, 8 देव, 10 देव और 12 देव, और विषम में 1 देव, 3 देव, 5 देव, 7 देव, 9 देव, 11 देव, इस प्रकार के देवों के गोत्र के अनुसार हमारी शादियां होती है। इस सम विषम पद्धति को सभी और गोंडियनों में पालन नहीं किया जाता है। जैसे कि विदर्भ और महाराष्ट्र में सम विषम में शादी होती है और मध्य भारत में इस सम विषम गोत्र के विवाह पारी को मान्यता नहीं है और वे लोग इस प्रकार से शादी नहीं करते हैं। वे लोग सम विषम पद्धति को मानते नहीं है। इस प्रकार से एक ही गौण समाज में पैदा हुए हम लोग, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कस्टम है, उसे हम मानते नहीं है। ये पूर्वापार से चलती आ रही है, लेकिन इसे लोग अपने अपने क्षेत्र अनुसार अलग अलग पद्धति से मान रहे हैं। इसीलिए यह हमारा कस्टम इस डेफिनेशन के तहत, इस परिभाषा के तहत ये सम विषम स्थिति या सम विषम गोत्र पद्धति, विवाह पद्धति, ये कस्टम नहीं हो सकती। साथियों, ये समझने की बात है। अगर यह कस्टम नहीं हो सकती तो हमारा कस्टमरी लॉ कैसे बनेगा? कस्टमरी लॉ, हमारा जो कस्टमरी लॉ है वो लिखित स्वरूप में किसी भी प्रकार से आज नहीं है, कोडिफाइड नहीं है और कस्टमरी लॉ हम लोगों द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है। इसीलिए कस्टमरी लॉ को अगर लागू करना है तो पहले कस्टम को लागू करना होगा और पूरे संपूर्ण भारत देश में एक ही समाज में रहने वाले लोग एक ही कस्टम को अलग अलग रीति से फॉलो करते हैं। इसका मतलब है वो कस्टम को नहीं मानते और कस्टमरी लॉ बनने में बड़ी दिक्कतें आ सकती है। यह मुझे सुनने वाले
जो भी बुद्धिजीवी है वो कृपया ध्यान रखे कि कस्टमरी लॉ कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन उसे लागू करने के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हमारे सामने है। यूं ही नहीं लागू हो जाएगा, यूं ही नहीं कस्टमरी लॉ के तहत हमें न्याय मिलेगा। साथियों, जैसे कि प्रॉपर्टी में लड़कियों का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन हमारा गोंडियन कस्टमरी लॉ बोलता है कि लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल सकता है, और हिंदू वारसा कायदा हमें लागू नहीं होता है। अगर हिंदू वारसा कायदा लागू होता नहीं है और हमारा कोई कायदा भी नहीं है, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट हमें लागू होता नहीं है, और भारतीय वारस कायदा एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट ये भी लागू होता नहीं है। ये पारसी और क्रिश्चियन के लिए बनाया गया है। साथियों, ये दो कायदे अगर हमें लागू नहीं होते तो, और हमारे जो कस्टम हम सही तरह से निभाते नहीं है, अन्य धर्मों के संस्कारों से हम जीवन जी रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हमारे जो कोर्ट में फैसले आएंगे, वो सभी फैसले हिंदू लॉ के गाइडिंग अनुसार ही उसके निर्णय दिए जाएंगे, क्योंकि कम अधिक प्रमाण में हम लोग हिंदुओं को फॉलो कर रहे हैं। यह बड़ी दिक्कत है और बड़ी शर्म की बात संपूर्ण भारतवर्ष में हम ट्राइब के लिए है। मैं पूरे होश हवास से और दावे के साथ कहता हूं कि ये बड़ी शर्म की बात होगी, क्योंकि हम हमारे गोंडियनों के रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं। एक ही धर्म में रहने वाले संपूर्ण भारत देश के गोंड लोग सम विषम इस पारी को मानते नहीं है। ये आंखें खोलने वाली बात है। साथियों, कस्टम ये दो धार वाली तलवार जैसी है, कहीं भी गिरेगी तो वार तो हमें लगना ही है, क्योंकि हमारे जो तीज त्योहार है, प्रथा परंपरा है, मान्यता है, रूढ़ी है, जन्म से मृत्यु तक के जो संस्कार है, वो हमने भुलाना शुरू कर दिए हैं, और हम इसमें गैप निर्माण कर रहे हैं। ये गैप से हमारा कोई कस्टम नहीं बनेगा और हमारा कोई कस्टमरी लॉ नहीं बनेगा, और हमारा भविष्य में कस्टमरी लॉ कोडिफाइड नहीं होगा, और हमारे जितने भी फैसले हैं वो सभी फैसले हिंदू लॉ के गाइडिंग के अनुसार ही दिए जाएंगे। यह बड़े धोखे की घटना सभी आदिवासियों के लिए, सभी गोंडियनों के लिए, सभी ट्राइब के लिए है। ये पूरे होश हवास के साथ मैं बोल रहा हूं, इसीलिए मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित और प्रसारित करें, क्योंकि यह आंखें खोलने वाली तस्वीर है। साथियों, हमारे संपूर्ण भारत में अलग अलग धर्मों से हमें जाना जाता है। हम स्वयं को प्रकृतिवादी, निसर्गवादी कहते हैं, कुछ साथी विज्ञानवादी भी कहते हैं। साथियों, विज्ञान का एक आधा सिद्धांत दूसरे सिद्धांत द्वारा सही या झूठ कहलाया जा सकता है, इसलिए विज्ञानवादी न कहते हुए प्रकृतिवादी, निसर्गवादी कहना बहुत अच्छी बात है, और हम लोगों ने हमेशा निसर्गवादी कहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्रथा है, परंपरा है, रूढ़ियां है, मान्यता है, जीवन जीने के मार्ग है, यह सभी प्रकृति के सिद्धांत अनुसार है। प्रकृति जिस प्रकार का व्यवहार करती है उस अनुसार हमने हमारी प्रथाएं, रूढ़ी, मान्यताएं को मान्यता दी है। साथियों, हमारी उच्च कोटि की संस्कृति है, उसे पालन करने वाले हम सभी ट्राइब्स के लोग
जो गोंडवाना प्रदेश में हम लोग स्वयं को गोंडियन कहते हैं, हमारा धर्म अगर गोंडी है तो उस उच्च कोटि संस्कृति का हम लोगों ने पालन करना चाहिए, ना कि अन्य संस्कृति का पालन करके हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम करना चाहिए। साथियों, इन सभी मान्यताओं का अनुपालन हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो मूल पहचान है उसे बचाने में हमने जद्दोजहद करना है, क्योंकि आने वाले सभी दिन हमारे लिए कानूनी तौर पर अच्छे नहीं आने वाले, क्योंकि हमने हमारे जो प्रदत्त अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है, उसे हमने भुलाया है। हम लोग धर्मांतरित होने की कगार पर है। साथियों, बुद्धिजीवियों साथियों से अपील है कि इस धर्म के कॉलम में जो भी आप लिखे, लेकिन ये लिखे कि आपका जो धर्म है, ट्राइब और कॉलम, उसके ब्रैकेट में अपना धर्म जरूर लिखे। साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप लोग आज स्वयं को हिंदू नहीं मान रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में आपके कृतियों से, आपके अनुपालन से, आपके रवैये से इस भारत देश में आप हिंदू बनने की कगार पर है। ये बड़ी शर्म की बात आप सभी गोंडियनों को, सगा साथियों को और जितने भी ट्राइब्स के लोग हैं वो अपने ट्राइब्स की संस्कृति छोड़कर अन्य को संस्कृति को अपनाए हैं, वो निश्चित तौर पर धर्मांतरित हुए हैं और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर कानूनी तौर पर आपको धर्मांतरित किया जाएगा। यह धोखे की घंटा है, इसे आप जरूर समझने का प्रयास कीजिए। साथियों, मैं अभी आप सभी सगा साथियों को एक दूसरे विषय पर लेके जाना चाहता हूं। दूसरा विषय है राजकीय विषय। राजकीय विषय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा विषय है। इस गोंडवाना लैंड में, मध्य भारत में जब हम काम करते हैं तो भीलों की और गोंडियनों की संख्या है। भील ज्यादा प्रमाण में है और मध्य भारत में गोंड सगा समाज बहुत सारे पैमाने पर वास्तव में करता है। साथियों, ये जो गोंड समाज है, इस गोंड सगा समाज की राजकीय स्थिति आज क्या है, मैं आपको किसी के ऊपर कोई ब्लेम न करते हुए, किसी को दुख न पहुंचाते हुए कहना चाहता हूं। साथियों, इसे दिल पे ना ले, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वास्तववादी बात करूंगा। साथियों, हम लोगों ने गोंडवाना के लिए काम किया है, यानी गोंडवाना संस्कृति रहे, गोंडवाना का गोंडियन धर्म रहे, उसका प्रचार प्रसार रहे, या गोंडवाना पक्ष के लिए यानी राजकीय पक्ष के लिए हम लोगों ने काम किया है। साथियों, पेनवासी दादा हीरा सिंह जी मरकाम और पेनवासी दादा मनमोहन सिंह वेट्टी जी, इनके पावन स्मृति को मैं अभिवादन करता हूँ। साथियों, ये दोनों शेर जो हमारे सगा समाज में पैदा हुए थे, उन्होंने जो राजकीय नींव हम सभी गोंडवाना में डाली थी, उसका हमें फक्र होना चाहिए और था और रहेगा भी। साथियों, ये दोनों इस कोरोना के स्थिति में, कोरोना संक्रमण काल में हमसे जुदा हो गए। ये हमारे सगा समाज की बड़ी दयनीय यानी दुख की स्थिति हम सभी सगा समाज पर आ गई है। साथियों, इन दोनों ने जो राजकीय नींव डाली है, उस नींव को आगे ले जाने की बहुत जरूरी है। उनके विचारों को आगे ले जाने की बहुत जरूरी है। उनके विचार सर्वसमावेशक थे और हम दोनों से रूबरू होते थे। दादा जब भी विदर्भ में आते थे, चंद्रपुर में हमारी मुलाकात होती थी। उनके बहुत सारे कार्यक्रम में मैंने हिस्सा लिया है। मैंने उनके साथ बातचीत की है, मैं रूबरू हुआ हूँ और भविष्य की नींव हम लोग चर्चा करते थे। मैं बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस में
होने के नाते मैं खुलकर राजनीति में नहीं आया, लेकिन अब मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। साथियों, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये जो आज मैं रिटायर्ड होने के बाद खुलकर इस राजकीय व्यवस्था में बात कर सकता हूँ, उतना मुझे अधिकार है। साथियों, दादा ने जो नींव डाली है और मनमोहन शाह जी, वेट्टी जी ने जो नींव डाली है, उस नींव को आगे ले जाना हमारा काम है। लेकिन हुआ क्या और क्या होने जा रहा है, यह सोचने लायक स्थिति है। जिन जिन सगा साथियों ने मैंने देखा है, मेरे साथ उन लोगों ने जी जान से काम किया है। दादा के ऊपर भरपूर मात्रा में प्रेम था, आस्था थी, प्रेम था, श्रद्धा थी। दादा को दादा हमारे दिलों में कहीं सीढ़ियां पार करके ऊपर आज भी है, हमेशा भी रहेंगे। साथियों, जब दादा पेनवासी हो गए या वेट्टी जी पेनवासी हो गए, उनकी कमान, उन पक्षों की कमान नए पीढ़ियों के हाथ में आ गई और जिन नए पीढ़ियों के हाथ में आ गई, उनसे हम जैसे कोई भी पुराने साथी कभी रूबरू हुए नहीं, कभी बात हुई नहीं और धड़ाधड़ निर्णय लेना शुरू हो गए और उनका काम आज चालू है। साथियों, न कहे तो अच्छा है, क्योंकि सभी लोग हमारे यानी मराठी में आमचेच दात आणि आमचेच वोट, यानी हमारे ही लोग हैं, हम उनके बारे में क्या बताएं। इसीलिए सभी को सम्मान देते हुए खुश रहो, आबाद रहो, फलो फूलो और प्रगति करो। लेकिन हम लोग जो दादा के विचारों से, मनमोहन शाह वेट्टी जी के विचारों से बंधे हुए हैं, हम सभी लोगों ने सोचना चाहिए कि ये क्या होने जा रहा है। हम लोग क्यों इस कदर आज हुए हैं। आज हमारा कोई भी एमएलए या एमपी क्यों नहीं है, वजह क्या है। क्या हमने युति का राजकारण नहीं करना चाहिए? क्या हमने किसी को पाठिंबा जाहिर करना नहीं चाहिए? क्या हमने सत्ता में भागीदारी हासिल नहीं करना चाहिए? हम लोग दादा के विचारों से प्रेरित है, इसलिए हमें दुख होता है कि साथियों, ये जमाना सत्ता में भागीदारी का है। अकेले बलबूते पर चुनाव जीत नहीं सकते। जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वह आघाड़ी और युति करके अपना अस्तित्व इस प्रजातंत्र में निर्माण करते हैं और जितने भी फायदे हैं जो सगा समाज के लिए या संपूर्ण समाज के लिए, वो लागू करवाते हैं। शेड्यूल कास्ट की अगर बात किए तो संपूर्ण भारत देश में शेड्यूल कास्ट के कितने सारे पक्ष कार्यरत है। उनके जो जितने भी मुखिया है, वो अलग अलग पक्ष से युति या आघाड़ी करते हैं और सत्ता में भागीदारी लेते हैं और उनके समाज के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जितने भी प्रावधान है और जितना भी बजट आवंटित होता है, वो सभी अपने सगा समाज के लिए ले जाकर उनका विकास शैक्षणिक तौर पर और सभी स्तर पर करते हैं और उनके उत्थान में योगदान देते हैं। क्या हम लोग, हमारे जितने भी शेड्यूल ट्राइब की पार्टियां हैं, क्या हम लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? हमें सत्ता में भागीदारी आवश्यक है। मैं तमाम बुद्धिजीवी साथियों को कहना चाहता हूँ कि साथियों, जो भी नाराज साथी है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि दादा हीरा सिंह जी मरकाम जी के स्वभाव के अनुसार, उनके सिख के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम बड़े हो गए, हम पले, हमने उनके साथ चर्चा की है। उनके विचारों अनुसार की पार्टी हम लोगों ने खड़ी करनी है। इसीलिए महाराष्ट्र में मैं सभी बुद्धिजीवियों से अपील करता हूँ कि साथियों, नई पार्टी का गठन कीजिए
और जो भी प्रावधान है, जो भी बजट है, जो भी व्यवस्था है, सभी स्तर की हमारे सगा समाज को किस प्रकार से लागू होंगी, उस अनुसार हमारे नुमाइंदे जो सुशिक्षित हो, बुद्धिजीवी हो, उन्हें प्रशासन, उन्हें सत्ता में भेजने का प्रयास कीजिए। जब तक आप जिला परिषद, पंचायत समिति, आमदार, खासदार, नगर पालिका, महानगर पालिका में हमारे सुशिक्षित सगा साथी नहीं भेजते हैं, तब तक जितना भी बजट हम सगा समाज के उत्थान हेतु आता है वह नहीं आ सकेगा। क्योंकि आप सभी को पता है, जब बजट अलॉट होता है तो शेड्यूल ट्राइब के जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होता है, और मार्च में जब खर्चा करते हैं तो आदिवासियों का बजट दूसरे मदों पर खर्च किया जाता है। ये हमारी नाकामी इसलिए है कि हमारे जो जितने भी नुमाइंदे हैं वो नुमाइंदे हमारे सुशिक्षित नहीं है, उन्हें प्रावधानों का पता नहीं है, वो प्रशिक्षित नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उन्हें प्रतिनिधित्व दिया है और नेतृत्व करने के लिए कहा है। हमारे प्रशिक्षण द्वारा अगर वो जाते थे तो निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रकार से यह सभी सगा साथी हमारे समाज के उत्थान हेतु बजट में काम करते थे। इसलिए जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं, जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, जो तन मन धन से राजकारण में आना चाहते हैं, उन सभी सगा समाज के बुद्धिजीवियों से मैं अपील करता है, आओ साथियों, बैठो एक बार और महाराष्ट्र में दादा हीरा सिंह जी मरकाम के विचारों की पार्टी पुनः एक बार अलग नामों से खड़ी करके इस भारतवर्ष में अपना नाम दर्ज करे। क्योंकि आने वाले दिन यह सत्ता के है, सत्ता में जिसकी भागीदारी रहेंगी वह उसके सगा समाज के उत्थान हेतु फंड्स ला सकेगा। समाज का एक दबाव तंत्र होने की आवश्यकता है। साथियों, इस नए उम्मीद के साथ, नए मिशन के साथ और नई जिद्द और तरंग के साथ हम सभी लोगों ने प्रण करना चाहिए। साथियों, एक नए मिशन के साथ हम सभी लोगों ने प्रण करना चाहिए और गोंडवाना के लिए जान की बाजी लगाकर अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले शेरों को गोंडवाना के सभी स्तर यानी जो आर्थिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो, प्रशासनिक हो, जल जंगल जमीन, स्वास्थ्य हो, घर हो, अन्न वस्त्र निवारा हो, आत्मसम्मान हो, महिला हो, शेतकरी, विद्यार्थी, नौकर पेशा, इन सभी के लिए उनके उत्थान हेतु काम करने के लिए दादा हीरा सिंह जी मरकाम, मनमोहन शाह बिट्टी जी, इनके गोंडवाना के राजकीय विचारों से प्रेरित एक नए पार्टी का गठन हम लोगों ने महाराष्ट्र में करना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि दादा जब थे तब क्या था और आज क्या है। इसीलिए मैं सभी सगा साथियों को कहता हूं कि महाराष्ट्र में गोंडवाना की एक नई पार्टी गठन हो और जिसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कार्यरत रहे और सभी को प्रतिनिधित्व देने का काम हम लोगों ने करना चाहिए। कि जब तक सगा समाज में ग्राम स्तर से लेके संसद तक पढ़े लिखे सुशिक्षित जो कैडर कैंप से तैयार हुए, जिन्हें सभी कानूनी प्रावधानों की सभी कमेटियों की और सभी का अभ्यास हो, ऐसे लोगों को आगे लाने की काम हम लोगों ने करना चाहिए। साथियों, किसी एक व्यक्ति विशेष को आगे
नहीं ले जा सकते। समाज में अनेक बुद्धिजीवी है, अनेक पैसे वाले लोग हैं, अनेक कार्यकर्ता है। उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस ग्राम स्तर से संसद के स्तर पर ले जाने की जिम्मेदारी हम सभी सगा साथियों की होना चाहिए। साथियों, ऐसी लोगों ने जिस प्रकार राजकीय व्यवस्था की है, अलग अलग पक्षों में, अलग अलग गुटों में वो विभाजित है और अलग अलग पक्षों से उन्होंने आघाड़ी और युति करके सत्ता में अपनी भागीदारी दर्ज की है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों के अनुसार जितना भी बजट उन्हें आवंटित होता है वो सभी का सभी अपने एससी सगा समाज के लिए वो खर्चा करते हैं और संकट के समय सभी एकजुट होते हैं। उसी अनुसार हम लोगों ने हमारे सगा समाज में जितनी भी पार्टियां रही है यानी उन्होंने इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। मैं इस बात से और आप सभी सगा साथियों को समझाना चाहता हूँ कि साथियों, जितनी पार्टियां बनेंगी उतने पदाधिकारी बढ़ेंगे और उतने सगा समाज में कार्य करने वाले कार्यकर्ता निर्माण होंगे और हम सगा समाज के लोगों के लिए यह अच्छी बात है। गिने चुने लोग ही पदाधिकारी ना बने। जितनी पार्टियां उतने पदाधिकारी, उतना काम जोर से, उतना दबाव अन्य समाज पर, अन्य पक्षीय दलों पर हम सभी सगा लोगों का रहेगा। इस नीति को जब तक अपनाओगे नहीं तब तक हमारा विकास नहीं होगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष ने किसी एक व्यक्ति विशेष विचारों काम किया तो काम होगा नहीं। सर्वसमावेशक काम होने की आवश्यकता इस महाराष्ट्र में राजकीय स्थिति के अनुसार होने की आवश्यकता है। तो साथियों, जितने भी बुद्धिजीवी साथी हमारे हैं उन सभी बुद्धिजीवी सगा साथियों से मैं कहता हूं कि जब तक राजकीय क्षेत्रों में शिक्षित, सुशिक्षित, प्रशिक्षित लोग नहीं आएंगे तब तक हमारे सगा समाज का विकास नहीं होगा। इसीलिए मेरी पुनः अपील है कि आप सभी सगा साथी कृपया करके इस मिशन में जुड़ने के कष्ट करें। धन्यवाद। जय सेवा, जय गौरवाना। साथियों, आज मैंने धर्म, राजनीति और हमारी परिस्थिति, इसकी कमियां, खूबियों पर नजर डालने का प्रयास किया है और छोटे प्रमाण में समय को मद्देनजर रखते हुए समझाने का प्रयास किया है। लेकिन जब हम लोग प्रयास करते हैं तब हम लोगों ने यह भी सोचना चाहिए कि हम लोगों ने हमारी क्या क्या समस्या है और क्या क्या हमारे उपाय हो सकते हैं। साथियों, मैं उस समस्याओं का जिक्र आपके सामने जरूर करूंगा। साथियों, हमारी समस्याएं कौन सी है? साथियों, हमारी समस्या है कि हमें हमारी मूल पहचान बचाकर और रखने की जद्दोजहद करना पड़ रहा है। यह हमारी बहुत बड़ी समस्या है। हमें ब्राह्मणीकरण की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है, यह भी हमारी समस्या है। जंगल जमीन के मालिकाना हक बचाने के प्रयास हमारे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। हमारी जमीन कौड़ी मोल भाव से बेची जा रही है। 5वीं और 6वीं एनएसओसी सही समय में, सही समय अनुसार, सही ढंग से इस भारतवर्ष में लागू नहीं की जा रही है, लागू नहीं हो रही है। शासक वर्ग द्वारा हमें
प्रताड़ित किया जा रहा है। डैम, विकास, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित क्षेत्र आदि नामों द्वारा हमें जंगलों से विस्थापित किया जा रहा है, माइग्रेट किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती जंगलों से खुसकाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। मूल निवासी की पहचान खत्म होने की कगार पर है। यह हमारी समस्या है। हमारी समस्या ये भी है कि हमारे गांव, पहाड़े, कस्बों में अन्य धर्मों के रीति रिवाज अनुसार, उनके संस्कारों अनुसार, उनके तीज त्योहारों अनुसार उत्सव मनाने के लिए हमें मजबूर किया जाता है। हमारी प्रथा, परंपराएं, मान्यताएं नष्ट होने की कगार पर है। यह हमारी समस्या है। शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में मूल निवासी संस्कृति के अनुसार जन्म से मृत्यु तक के सभी संस्कार नहीं किए जाते हैं। यह हमारी समस्या है। शादियों में अन्य धर्मियों के संस्कारों अनुसार हमारी शादी के रस्म रिवाज पूरे किए जाते हैं। यह हमारी समस्या है। रूढ़िगत मान्यताओं पर बहुजन विचारवादियों का संक्रमण है, बोलबाला है। यह हमारी समस्या है। लोग बहुजनवादी विचारों का अमल कर रहे हैं। यह हमारी समस्या है। शासक वर्ग द्वारा आदिवासियों को जीने लायक ही नहीं बनाना, इस प्रकार की व्यवस्था निर्माण हो रही है। यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अशांत क्षेत्र घोषित करके निर्दोष कत्लेआम करके हमें उकसाया जा रहा है। यह हमारी समस्या है। षड्यंत्र के द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा हम सब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें हमारे मालिकाना हक खत्म किए जा रहे हैं। यह हमारी समस्या है। आदिवासी भागों में, आदिवासी इलाकों में जहां शेड्यूल ट्राइब वास्तव्य करता है, जंगलों में रहता है, उस जंगलों में प्रचुर मात्रा में खनिजों का, संपत्ति का भंडार पड़ा हुआ है। उसे निकालने हेतु इस प्रकार के सुनियोजित यंत्र करके हमें बेदखल किया जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। यह हमारी आज सभी ट्राइब की बहुत बड़ी समस्या है जो जंगलों में रहते हैं। भूमि, निवास, शिक्षण, पोषण, आहार, स्वास्थ्य, इनकी अनेक समस्या है, प्रशासनिक समस्या है। इसे दूर करने के लिए हमें शिक्षित होने की आवश्यकता है, लेकिन हम शिक्षित नहीं है। यह हमारी बहुत बड़ी समस्या है, जिससे हमारे ऊपर सभी प्रकार के अन्य अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि हम अल्प शिक्षित है। शिक्षण हमें नहीं मिला है। जो दूर दराज के जंगलों में आदिवासियों के पाड़े थे, उसमें आदिवासियों की आश्रम स्कूल थी, उसे बंद करवा दिया है। यह हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमें शिक्षण से वंचित रखा गया है। साथियों, पढ़ा लिखा, सुशिक्षित, नौकरी पेशा वर्ग अपने घरों में खुश है, वो आराम से जी रहा है। यह हमारे सगा समाज की बहुत बड़ी समस्या है। हमारा आत्मसम्मान खो चुका है, यह समस्या है। हमारे लोग तलवे चाट रहे हैं, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। साथियों, हमारे सगा साथी जो शिक्षित है, बुद्धिजीवी है, वो अपने ताकत को नहीं समझ रहे। यह बहुत बड़ी समस्या है। डरपोक है, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है। हमारे सगा साथी टीवी, बीबी, बाइक और वाइफ इसमें ही मशगूल है। गाड़ी, घोड़ा, बंगला, कार, एसी, इसी को अपनी जरूरत मानते हैं और अपने दिलो दिमाग के दरवाजे हमारे सगा साथियों के लिए, सगा जनों के लिए, सगा परिवारों के लिए, उनके उत्थान के लिए उन्होंने बंद कर दिए है।
यह हमारे सगा समाज की बहुत बड़ी समस्या है साथियों। उसी प्रकार इस ट्राइब में बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर और वेश्यावृत्ति, यह हमारे सगा समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। इस और किसी साथियों का ध्यान नहीं है। उसी प्रकार हमारे सगा समाज में अन्य ट्राइब में कुंवारी माता बहुत बड़े प्रमाणों पर होने जा रही है। इसके और लोगों का ध्यान नहीं है। हमारे सगा समाज के सुशिक्षित बुद्धिजीवी लोगों का ध्यान नहीं है। केवल और केवल कुछ अल्प 100-200 रुपए के लिए हमारी चुड़वे के लिए, कान के बालियों के लिए, कंगवे के लिए या किसी जरूरत चीजों के लिए हमारी बहू बेटियां आज कुमारी माता हो गई है। कहीं कहीं पूरे के पूरे गांव में कुमारी माताओं का गांव इस महाराष्ट्र के जिलों में है। ये शर्म और दुख की बात हमारे सभी ट्राइब सगा समाज के लिए आज है। इसीलिए साथियों, यह बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्याओं को हमने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ इस पर हम लोगों ने उपाय भी करना चाहिए। साथियों, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि इस सभी परिस्थितियों को निपटाने हेतु कुछ उपाय हम लोगों ने सुझाए हैं, उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। जैसे कि आत्मसम्मान को जागरूक करना है। साथियों, आत्मसम्मान आपका जागरूक होना आवश्यक है, यही उपाय है। बुद्धिजीवियों द्वारा हमारे सगा समाज के जितने भी बुद्धिजीवी है, शिक्षित है, सुशिक्षित है, साक्षर है, उनके द्वारा चिंतन और मंथन की इन सभी समस्याओं पर आवश्यकता है। साथियों, समाज के तरक्की हेतु सोच और आचरण में बदलाव लाने की बहुत बड़ी जरूरत है। जो गलत दिशा में जा रहे हैं उन्हें सही रास्तों में लाने की जरूरत है। गैर आदिवासियों के बातों में आकर हमने हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारी धर्म संस्कृति को नजरअंदाज करना शुरू किया है। उस हेतु हम लोगों ने सही प्रबोधन करने की आवश्यकता है। साथियों, हमें इतिहास को तर्क के आधार पर पढ़ने की आवश्यकता है, यही उपाय है। साथियों, हमने हमारे विचारधारा को पुनर्जीवित करना है। हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अस्मिता को जिंदा रखने हेतु प्रयास करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमने एरिया वाइज देशव्यापी मूवमेंट इस हेतु चलाना चाहिए। साथियों, संगठन अगर सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, प्रशासनिक अगर होगा तो उसमें प्रबोधन अनुसार आंदोलन खड़ा होगा। इस हेतु प्रयास जरूरी है। सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और प्रशासनिक विभागों में हम लोगों का संगठन होना बहुत आवश्यक है और उसे प्रबोधन द्वारा सशक्त बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आंदोलन उन्हीं के विचारों से खड़ा किया जा सकता है। साथियों, इस सगा समाज में सही नेतृत्व की पहचान होना बहुत जरूरी है। समविचारी लोगों से आचारों का आदान प्रदान होना भी बहुत जरूरी है। उनके द्वारा सगा समाज में प्रबोधन की आवश्यकता है। साथियों, सगा समाज के जितने भी स्तर है, चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, उन सभी स्तर को बुद्धिजीवियों द्वारा प्रशिक्षण वर्ग चलाने की आवश्यकता है। साथियों, इस दर्द भरी समस्याओं में दोस्त और दुश्मन को पहचानने की आवश्यकता है। ताकत और कमजोरी का एहसास हम सभी लोगों द्वारा हमारे सगा समाज को देने की आवश्यकता है। गलत इतिहास से भ्रमित ना हो और हम लोगों ने हमारा इतिहास पुनः लिखना चाहिए। हमने
तर्कों के आधार पर सोचने की आवश्यकता है साथियों। हमारे जितने भी शूरवीर वीरांगनाओं राजाओं जिनके भी गढ़ महल हो गए इनका इतिहास पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है साथियों। यह सब हमारा उपाय है साथियों। कानूनी तौर पर जितने भी कोर्ट के निर्णय आते हैं, जितने भी एक्ट है, जितने भी कायदे हैं, जितने भी प्रावधान है, उन सभी की जानकारी प्रशिक्षण वर्ग द्वारा हम सभी सगा समाज में देने की अति आवश्यकता है। सगा समाज में वकीलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। समाज में जितने भी प्रमाण में एडवोकेट पैदा होंगे वह इस आदिवासी सगा समाज के कानूनी कायदों की रक्षा करेंगे। साथियों, मैं सभी समाज को अपील करता हूं कि साथियों, जिनके बच्चे होशियार हैं, जो वकील इस पेशा में आना चाहते हैं, तो उन्हें जरूर वकील इस पेशा में भेजने का कष्ट करें। डॉक्टर इंजीनियर बहुत सारे इस सगा समाज में है, लेकिन वकील इस कम्युनिटी में, एडवोकेट इस कम्युनिटी में बहुत कम संख्या में हमारे लोग हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को एडवोकेट बनाइए, कानूनी सलाहकार बनाइए। साथियों, एपीएल, बीपीएल, गरीब, दारिद्र्य रेखा के नीचे जितने भी हमारे सगा समाज के लोग हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलता है। उस सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरी रहती है, जैसा कि कास्ट सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आईडी कार्ड, जितने भी कार्ड है, उस कार्ड की, उस डॉक्यूमेंट की परिपूर्ति करने के लिए हम सभी सगा समाज के बुद्धिजीवी साक्षर लोगों ने उन निरीक्षर, गरीब, अज्ञानी, दारिद्र्य सगा समाज की सेवा करना चाहिए। उनको उनके डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाने में मदद करना चाहिए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे और वो आत्मनिर्भर हो जाए। साथियों, उनके लिए बजट में जितने भी प्रावधान होते हैं और उनके लिए जितना भी बजट ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला परिषद स्तर पर या एमएलए स्तर पर या खासदार स्तर पर आता है, उनका सही इस्तेमाल उन लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके बारे में स्टडी करने लोगों की संख्या हम लोगों में निर्माण होना चाहिए और ऐसे ऐसे नुमाइंदे इस क्षेत्र में भेजना चाहिए कि जो बजट हम सभी समाज के लिए आता है वो कैसा पहुंचे और किस प्रकार की योजनाएं हमारे समाज में हम ला सकते हैं। ऐसे नुमाइंदों को हम लोगों ने ग्राम स्तर से लेके संसद स्तर तक भेजने की कोशिश हम लोगों ने करना चाहिए। साथियों, शिक्षा पर हम लोगों ने ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। समविचारी लोगों का मंथन और चिंतन करके एक क्लास लेने की आवश्यकता है। समाज को गतिशील बनाना है और शिक्षित बनाना है। नहीं तो सदियों से ये पीढ़ियां गुजर रही है, हमारी भी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी निश्चित तौर पर गुलाम हो जाएंगी और गुलामों की जंजीरों में जकड़ जाएंगी। साथियों, केवल साक्षर होना ही जरूरी नहीं है, बुद्धिजीवी भी आपको बनना पड़ेगा। जब यह गोंडवाना दर्शन का एपिसोड लाइव शुरू हो रहा था, तभी मैंने बोला था कि मैं आज साक्षर होके बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सुनने वाले आप सभी बुद्धिजीवी है। साथियों, साक्षर जो है, साक्षर उसे कहते हैं जो कागज पर लिखा हुआ है वो पढ़ सकता है, उसे साक्षर कहते हैं। और बुद्धिजीवी उसे कहा जाता है जो कागज पर लिखा नहीं लेकिन वो पढ़ सकता है, उसे बुद्धिजीवी कहा जाता है। इसीलिए हम सभी बुद्धिजीवी लोगों ने, हम सभी साक्षर हुए सुशिक्षित लोगों ने एकजुट होकर हमारे सगा समाज में
जितने भी होतकरू उम्मीदवार है और चिंतनशील लोग हैं, कार्यकर्ता है और जो राजकीय, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर पर आगे जाना चाहते हैं, उन्हें प्रबोधन करने की आवश्यकता है, उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। उन सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देकर नेतृत्व करने की, क्षमतावान बनाने की आवश्यकता हम सभी बुद्धिजीवियों की है। यह सभी जब होगा जब अच्छे प्रतिनिधि, अच्छे बुद्धिजीवी नेतृत्व हम सगा समाज का करेंगे, तभी हमारा सगा समाज बदलेगा, उसमें बदलाव आएगा। इसी आशाओं के साथ, इसी विचारों के साथ मैं आप सभी सगा साथियों को रजा लेता हूं और जो भी मैंने आज आपके सामने धर्म, राजकारण, समस्या, उपाय और हमारी आज की स्थिति यानी ट्राइब की जो स्थिति है 2011 के आंकड़े आपके सामने जो प्रस्तुत किए हैं, उसमें कुछ गलतियां अगर हुई होंगी तो तहे दिल से मैं आप सभी सगा साथियों की माफी मांगता हूं। और साथ ही साथ राजकीय विषय में मैंने किसी का नाम लिया नहीं और किसी को दुख या दर्द होने की आवश्यकता नहीं। फिर भी जो भी साथी मेरे इस कहने से दुखी हुआ होगा, उन्हें दर्द महसूस हुआ होगा, तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं और एक नई उम्मीद के साथ इस महाराष्ट्र में एक नई राजकीय क्रांति लाने की और हम सभी समाज के, सगा समाज के बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं। जय सेवा, जय गोंडवाना। और साथ ही साथ हमारे जो गोंडवाना दर्शन के प्रतिनिधि हैं, सम्माननीय आदरणीय उषा किरण जी आतराम, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे यह संधि उपलब्ध कराई। सम्माननीय वड्डेसर जी, सम्माननीय नेताम सर जी, कमलेश गोंड जी, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक पेनवासी हमारे सुमेश सिंह जी, ताराम जी, इनके पावन स्मृति को अभिवादन करते हुए मैं मेरे ये 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय सेवा, जय गोंडवाना।